प्रदेश की राजधानी शिमला में अरुण धूमल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके पुत्र पर वकामुला के संबंधों को लेकर एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और वकामुला के संबंधों को लेकर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं, जिसका जवाब प्रदेश के मुख्यमंत्री आज तक नहीं दे पाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के परिवार पर नया आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बेटा और बेटी की कंपनी ने दिल्ली में फार्म हाउस खरीदा, जिसकी कीमत कई करोड़ों में है, लेकिन ये पैसा कहां से आया, इस पर अरुण धूमल ने सीबीआई और ईडी से जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री जी ने आज तक भ्रष्टाचार के जो उन पर आरोप लगे हैं उसके बारे में कोई भी सफाई हिमाचल की जनता को नहीं दी है। जो आरोप पर आरोप लगाते हैं उनको आज प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि जिस वकामुल्ला चंद्रशेखर को आपने बिजली प्रोजेक्ट का ठेका दिया, कैसे उस वकामुल्ला चंद्रशेखर ने आपके बेटे की कंपनी को अपना ऑफिस को रेनोवेट करने का ठेका दे दिया। आपको पता है कि आपके बेटे ठेकेदारी करते हैं। लगभग 20 करोड़ की रकम ये ऐसी है जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी को जानकारी देनी चाहिए कि वो रुपए कहां से आए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी विभाग की इस चीज की जांच करे। आपको यहां एक बार फिर से बता दें कि प्रदेश की राजधानी शिमला में अरुण धूमल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनके पुत्र पर वकामुला के संबंधों को लेकर एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और वकामुला के संबंधों को लेकर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे हैं, जिसका जवाब प्रदेश के मुख्यमंत्री आज तक नहीं दे पाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के परिवार पर नया आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का बेटा और बेटी की कंपनी ने दिल्ली में फार्म हाउस खरीदा, जिसकी कीमत कई करोड़ों में है, लेकिन ये पैसा कहां से आया, इस पर अरुण धूमल ने सीबीआई और ईडी से जांच की मांग की है। इस खबर पर ज्यादा बात के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं प्रदेश के युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रमादित्य। विक्रम जी, आपका स्वागत है डे एंड नाइट न्यूज में। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अरुण धूमल ने आप पर और आपके परिवार पर 20 करोड़ के फार्म हाउस पर सवाल उठाए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी विक्रम जी, हमें आपकी आवाज आ रही है। हम यही जानना चाहते हैं कि अरुण धूमल आप पर 20 करोड़ के फार्म हाउस पर सवाल उठाए गए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो भी उन्होंने कल कहा है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने कुछ समय पहले भी ये आरोप लगाए थे और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है, वी हैव आंसर्ड देम। हमें जो भी हमने किया है दैट हैज बीन डन इन द राइटफुल मैनर एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। और अभी जो ये स्पोर्ट्स बिल आया है और जो विजिलेंस के केसेस जिनके पिताजी पे है, उसको मद्देनजर रखते हुए एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, जिसकी वजह से ये उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करी है। जी विक्रम जी, अगर बात करें स्पोर्ट्स बिल की भी, तो उनका ये भी मानना है कि एचपीसीए का पर कब्जा करने के लिए जो है ये बिल लाया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आई एम श्योर ही इज अ एजुकेटेड पर्सन, ही नोज दैट जो ये बिल आया है उसमें एचपीसीए डजंट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ द jurisdiction of this bill because HPCA is a company. I am sure he is that educated and ये सिर्फ इसको पोलिटिसाइज करने के लिए इन्होंने कल स्टेट में इन्होंने ये किया है। द मेन पर्पस ऑफ गेटिंग दैट बिल, द स्पोर्ट्स बिल, वाज टू हैव अ रेगुलर फॉर्मेट इन ऑल द स्पोर्टिंग एसोसिएशन इन द स्टेट, कि एक पारदर्शिता उनके अंदर हो, ट्रांसपेरेंसी उनके अंदर हो, उसके लिए ये बिल प्रदेश में लाया गया है। मगर इन्होंने हर एसोसिएशन को अपना एक निजी फिefdom और जागीर बनाने की कोशिश करी है
और वो उसके खिलाफ किसी भी प्रदेश सरकार का ये दायित्व बनता है। एंड दिस वाज इन द कांग्रेस मैनिफेस्टो ऑल्सो। ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था कांग्रेस पार्टी का कि जब भी कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो इस बिल को लाया जाएगा, और उस पे प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री महोदय ने इस चीज को अमल किया है। जी विक्रम जी, साथ ही साथ अरुण का कहना ये भी है कि वाकामुला मुद्दे पर पहले भी जवाब देने से बचते रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि ही इज अ टोटल नॉन पॉलिटिकल एंटिटी। अरुण धूमल को इस तरह का सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है। वो कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं है कि आई एम आंसरेबल टू हिम। अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, आई एम ओपन टू एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी। बट अगर कोई हर टॉम डिक एंड हैरी अगर ऐसा वो कुछ करने जाएंगे तो आई एम नॉट आंसरेबल टू देम। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी विक्रम जी, आप हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सोनीपत से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनीपत के रेवाड़ी गांव में किसान ने खुदकुशी की है। किसान ने जहर खाकर खुदकुशी की और किसान का नाम युद्धवीर है, जिसकी उम्र सिर्फ 40 साल है। फसल खराब होने से परेशान था किसान पर था 4 लाख से ज्यादा कर्ज। सोनीपत में 3 किसानों की हो चुकी है फसल खराब होने से मौत। ये आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि सोनीपत के रेवाड़ी गांव में किसान ने खुदकुशी की है और किसान ने जहर खाकर खुदकुशी की है। किसान का नाम युद्धवीर है और उसकी उम्र 40 साल है। फसल खराब होने से परेशान था किसान पर था 4 लाख से ज्यादा कर्ज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी से। जी मनोज, एक बार फिर से जो है किसान की कहानी, किसान का दर्द जो है यहाँ साफ साफ देखने को मिल रहा है, जिस कदर से एक के बाद एक फिर एक किसान ने खुदकुशी की है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, सरकार जो है क्या कर रही है इस पर? बिल्कुल हरलीन, आपने सही कहा कि काफी दर्दनाक जो है ये सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक किसान जो है खुदकुशी कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस बार प्रदेश में जो है हाहाकार मच गई है। ओलावृष्टि, जो कुदरत का प्रकोप जो है पड़ा है, यहाँ पर फसलें जो है बिल्कुल उनका नुकसान हो गया है। और ओलावृष्टि की वजह से जो है किसान जो है वो सड़क पर आ गया है। और साफ तौर पे किसानों का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने जो ब्याज लेकर जो है कर्ज लेकर जो है ब्याज पर पैसे लेकर जो है उन्होंने फसलों पे लगाया था, तो अब वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो खट्टर सरकार जो है बड़े बड़े वायदे कर रही है कि गिरदावरी पूरी हो चुकी है और मुआवजा जो है सबको दिया जाएगा, किसानों की एक एक जो है दाना जो है वो खरीदा जाएगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करें तो डेली रूटीन वाइज में कोई ना कोई किसान जो है वो खुदकुशी करके जो है अपने सूली लटक रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार की जो घोषणाएं हैं वो खोखली नजर आ रही हैं। क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरह से खट्टर सरकार लगातार जो है मीडिया में बयान कर रही है कि हम जो है किसानों के लिए जो है काम कर रहे हैं, गिरदावरी स्पेशल गिरदावरी करवाई गई है, हम मुआवजे की बात कर रहे हैं, हर एक किसान को जो है कर्ज माफ किया जाएगा, बिजली माफ की जाएगी। लेकिन हमारी किसानों से बात हुई है तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ घोषणाएं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी तक कुछ भी जो है नहीं किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसान जो है एक बहुत ही मजबूरी में जो है जीवन यापन कर रहा है। क्योंकि बैंकों से जो कर्जा लिया हुआ है उसके जो है बैंक के नोटिस जो है किसानों के पास आ रहे हैं। हालांकि उनके पास जो है अर्निंग का कोई सोर्सेज नहीं है, सिर्फ किसान है। किसानों से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि अब सिर्फ लास्ट ऑप्शन यही है कि उनको खेत जो है वो बेचने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हालात हैं इस समय बने हुए हैं, एक तो कुदरत का जो है प्रकोप यहाँ पर जारी है, लगातार जारी है। जिस तरह से हर दूसरे तीसरे दिन जो है बारिश हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, जिससे किसानों की फसलें बुरी तरह से नष्ट हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर सरकार जो है वो घोषणाएं पर घोषणाएं कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी तक कोई भी आर्थिक मदद नहीं की जा रही है। साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि किसानों का कि उनको मुआवजे की जगह जो है उनको जो कर्जा था उनका वो माफ किया जाए, बिजली के बिल माफ किए जाए, जिससे जो है उनको थोड़ी आर्थिक मदद मिले और उनको जो है सेटिस्फेक्शन मिले, जिस तरह से उनकी फसलें जो है पूरी तरह से बर्बाद हुई। जी। मनोज, बिल्कुल सही बात की। मुआवजा कब, क्योंकि जो किसान है वो एक के बाद एक खुदकुशी करते जा रहे हैं और मुआवजा जो है मुआवजे की राह ही तकते वो लोग बचे हैं। और यही बात खत्म नहीं होती है, ना सिर्फ खेतों में बल्कि मंडियों में भी किसानों को अपनी फसल को बचाना पड़ रहा है।
बिल्कुल हरलीन, जिस तरह से बात की जाए, अगर किसानों से हमारी बात हुई है, उनका दर्द जो है साफ झलक रहा है। उनका साफ कहना है कि हमें अगर मुआवजा मिलेगा तो वो भी सिर्फ एक ना के बराबर जो है मुआवजे की बात की जा रही है। जिस तरह से उनकी जितना नुकसान हो रहा है उससे ज्यादा तो उनको जिस तरह मुआवजे से ज्यादा उनका नुकसान जो है वो किया जा रहा है। तो साफ तौर पे यहाँ पे कहना है कि जो उनके कर्जे हैं वो मुक्त किया जाए और उनको जो है जो कर्जे जो उन्होंने ले रखे हैं, चाहे वो बैंकों से हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो सरकार से जो है वो लिया हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे कहते नजर आ रहे हैं किसान की जो सरकार है वो सिर्फ घोषणाएं कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करें सोनीपत की, तो आज सोनीपत में ये चौथी जो है खुदकुशी है किसान की और हर एक किसान जो है वो काफी दुखी है। तो ऐसे ही अगर चलता रहा तो काफी हालात जो हैं वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जी मनोज, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संवाददाता मनोज राठी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद, और उनका यही कहना है कि सरकार की तरफ से जो मुआवजे की बात है वो सिर्फ कही जा रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि किसानों को ये मुआवजा आखिर मिलता कब है। पंचकुला स्थित शिक्षा सदन के बाहर जनवरी से धरने दे रहे हरियाणा के सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर टीचरों की मांगों पर आज उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णायक फैसला लिए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री के अलावा प्रधान सचिव राकेश गुप्ता, ओएसडी जवाहर यादव, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता आज कंप्यूटर शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करेंगे। कंप्यूटर टीचर्स का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा सचिवालय पहुंच चुका है। खबर है कि अनिल विज कंप्यूटर टीचर्स की पैरवी कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए नारे लगाने वाले अलगाववादी नेता मसरत आलम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मसरत की गिरफ्तारी को लेकर राज्य सरकार पर भारी दबाव था और बीजेपी लगातार निशाने पर थी। देश विरोधी प्रदर्शन करने के आरोपी अलगाववादी नेता मसरत आलम और अली शाह गिलानी को पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने नजरबंद कर लिया था। पिछले महीने जेल से रिहा होने के बाद मसरत ने 2 दिन पहले श्रीनगर में रैली की और पाकिस्तान के समर्थन में जमकर नारे लगाए। मसरत ने जमात उद दावा के प्रमुख और मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के पक्ष में भी जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उसे भीड़ को संबोधित भी किया। इस दौरान पाकिस्तान के झंडे भी लहराए गए। इस घटना को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद से बात कर कहा कि देश की सुरक्षा सुप्रभता से समझौता नहीं किया जा सकता है और मसरत के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का कहा और केंद्र का दबाव आखिर रंग लाया और मसरत को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। एक सोची समझी साजिश के तहत मसरत आलम के खिलाफ एक फेक ग्राउंड बनाए जा रहे हैं और कल इसको अमली जामा उस वक्त पहनाया गया जब सईद अली गिलानी के रैली में मसरत आलम भट्ट साहब ने शिरकत की थी। तो कल उसको 10:15 बजे शाम को हाउस अरेस्ट किया गया। तो और सुबह पुलिस उनके घर पर आके उन्हें 8-8:30 बजे गिरफ्तार करके शहीदगंज थाने में ले आई और यहाँ से अब इसको हुमामा ले जाया जा रहा है। 1947 से यहाँ लोगों के एस्पिरेशन है जो बदकिस्मती से हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के सियासतदान समझ नहीं रहे हैं। ये यहाँ के लोग हिंदुस्तान के साथ रहना नहीं चाहते और ये ताकत की बुनियाद पे इस तहरीक को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। There is a visible case against, visible cognizable case against Masrat Alam. He has hosted a Pakistani flag which is unjustifiable and the Chief Minister is on record to say that this is not allowed. So I think it is not about pressure that he is arrested. He is not arrested under a pressure. He is arrested under a procedure because there are charges framed against him in the Badgam police station. So I think police is taking and the law is taking its own course. It has nothing to do with the politics or from the Home Minister's pressure or the Chief Minister's pressure. He is being arrested by Jammu and Kashmir police under a due procedure and under a due course of law. ट्रायल मार्च के मद्देनजर नजरबंद किए गए अलगाववादी नेता मसरत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार के बाद मसरत को बड़गाम थाने ले जाया गया। नजरबंद होने के बाद शुक्रवार को ही सुबह मसरत ने कहा था कि मार्च को असफल करने के लिए उसके समेत कई लोगों को नजरबंद किया गया है। उसके साथ ही लोगों से कहा है कि वो पीछे नहीं हटे और मार्च जारी रखें। ने तराल चलो पे कदगन लगाई है। गिलानी साहब को भी, मुझे भी और बाकी लोगों को भी नजरबंद किया गया है
तो इसका मकसद यही है कि त्राल चलो के प्रोग्राम को नाकाम बनाया जाए। लोग जाएंगे वहाँ तो, लेकिन अब जो क़यादत है उनको रोका गया है, तो बाकी लोग जाएंगे। अब देखिए उनका क्या कहना है वो करें जो उनको करना है, तो हम तो अपनी जहद अपनी जारी रखेंगे। उनको क्या करना है उनकी मर्जी है, वो क्या करें। मैसेज हमारी यही है कि बस वो जो हुर्रियत का प्रोग्राम है तो उसको फॉलो करें, तो जैसा प्रोग्राम दिया जाता है उसी को फॉलो करें। उधर मसरत की गिरफ्तारी के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। राज्य की लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा जो है वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। राज्य सरकार ने ही, पीडीपी बीजेपी गठबंधन की सरकार ने ही मसरत आलम को छोड़ा और आज उन्होंने ही फिर उसको गिरफ्तार किया है। ये जिम्मेवारी बनती है राज्य सरकार पे कि जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली कोई आदमी भंग न करे और यहाँ पे अमन रहे। ये फैसला जो है ये राज्य सरकार का होता है। लॉ एंड ऑर्डर जो है राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, ये उनको फैसला करना है। ये पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार को फैसला करना है कि क्या किस वक्त इकदाम उठाने हैं, लेकिन हर इकदाम वो उठाना चाहिए जिससे कि जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। मैं पर्सनली महसूस करता हूँ ये क्रेडिट ज्यादा भारत के मीडिया को जाता है, जिन्होंने वॉइस ऑफ रियलिटी जो ट्रूथ थी जो लोगों तक लाई और जनरल लोगों के जो आवाज थी, रिजेंटमेंट थी, वो पब्लिक के सामने आई। ये मजबूरी थी बीजेपी और मुफ्ती साहब की सरकार की। देखना यह है कि गिरफ्तार किन सेक्शंस में किया गया है, किस ऑफेंस में किया गया है और कहाँ पुलिस स्टेशन में गए हैं या जेल में, यहाँ से भी इंटेंशन का पता चल जाएगा। कश्मीर में पिछले 5-6 साल से जिस तरह का माहौल था, काफ़ी हद तक जो इस किस्म की गतिविधियों पर एक रोक लग गई थी। यहाँ तक के गिलानी भी कभी जलसा करते थे तो उसमें कभी पाकिस्तान के हक़ में के नारे नहीं लगाए जाते थे, कभी पाकिस्तानी झंडे नहीं लहराए जाते थे। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आगे इसका असर दिखाई ना दे। जैसे कि आपके ध्यान में होगा कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इस विषय को लेकर के सदा कंसिस्टेंट रहा, एक जैसा रहा। आज से नहीं, कई वर्षों से, पिछले 65 वर्षों से जब हम विरोधी दल के रूप में थे, केंद्र में भी प्रदेश में भी, और इसको लेकर के कोई समझौता नहीं है। राष्ट्रवाद, अलगाववाद और देशभक्ति के ही मूल सिद्धांतों पर इस संगठन की स्थापना हुई है और आने वाले समय में भी गठबंधन के हेतु इन विषयों पर समझौता किया जाए, ये किसी को सोचना नहीं चाहिए। इसके लिए हम देशवासियों को आश्वस्त करते हैं। चौतरफा दबाव के बाद आखिरकार आज अलगाववादी मसरत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मसरत को आज सुबह उसके घर से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसे श्रीनगर थाने ले जाया गया। गिरफ्तारी के वक्त भी उसके समर्थक पाक के समर्थन में नारे लगा रहे थे। इस अलगाववादी की गिरफ्तारी के बाद कश्मीर घाटी में भारी तनाव है। त्राल मार्च को देखते हुए वहां सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने वहां जाने वालों के लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा भी कड़ा रुख अपनाए हुए है। भाजपा महासचिव राम माधव मसरत के मुद्दे को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद और उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह से मुलाकात कर सकते हैं। पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि उनकी पार्टी की नीति स्पष्ट है। पार्टी के नेता नलिन कोहली ने कहा है कि हम राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर मनीमाजरा की 7 साल की मासूम सादिया ने चंडीगढ़ की पीजीआई में दम तोड़ दिया। सादिया को स्ट्रे डॉग ने काटा था, जिसकी वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चंडीगढ़ में स्ट्रे डॉग के काटने से किसी को रेबीज होने के बाद मौत का ये पहला केस है। इस दौरान सादिया के पिता ने शराब पीकर वहां खूब हंगामा किया और अपनी पत्नी से मारपीट भी की, जिसके चलते वहां पहुंची चंडीगढ़ की मेयर
पूनम शर्मा की भी सादिया के पिता से खूब कहासुनी हुई और गुस्से में आई मेयर पूनम शर्मा ने सादिया के पिता को थप्पड़ जड़ दिया। मनीमाजरा में डॉग बाइट के 16 लोगों में से 5 साल की सादिया की पीजीआई में मौत पर पूरे इलाके में सनसनी है। इसके बाद से उन परिवारों की नींद उड़ गई है जिनके मासूम बच्चों को भी बीते 25 मार्च को उसी कुत्ते ने काट लिया था। ट्राई सिटी में रेबीज के कारण सादिया की हुई मौत को पहली मौत बताया जा रहा है। मृतक बच्ची के परिवार, मनीमाजरा और पूरे शहर में दहशत का माहौल है। तो वहाँ सारे डॉक्टर थे, पहले तो उन्होंने इमरजेंसी से वहाँ भेज दिया, एपीसी जाओ। एपीसी में गए, वहाँ पे सभी डॉक्टर ने ये बोल दिया कि तुम इस लड़की को उठा के ले जाओ, रेबीज हम इसे हाथ तक नहीं लगाएंगे। बड़ी मुश्किल हमने इनके हाथ पे जोड़े, डॉक्टरों को पूछा पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यहाँ हमने चंडीगढ़ की मेयर को बुलाया, उन्होंने डॉक्टरों को फ़ोन करा, उनके आने के बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, उसका एमआरआई हुआ, एमआरआई में उसे रेबीज डिटेक्ट कर दिया गया। शासन से हम यही मांग करेंगे भी और हादसा नहीं होना चाहिए, जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं उनको कंट्रोल में लाना चाहिए। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ भी ये आगे वो ये हादसा नहीं होना चाहिए। अब वो 5 साल की बच्ची जो गई है उनके माँ बाप को जो मुआवजा कॉर्पोरेशन दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने से दुआएंगे हम। वहीं नन्ही सादिया के जनाजे पर पहुंची मेयर पूनम शर्मा ने सादिया की मां इमराना व उसके परिजनों को हौसला देती रही और मेयर ने मनीमाजरा वासियों को विश्वास दिलाया है कि वह बच्ची के परिजनों को मुआवजा व हर संभव मदद करेंगी। इसी बीच सादिया की मौत के बाद मृतक बच्ची का पिता सुबह से आपा खोए हुए था। सुबह के वक्त पिता शांतिनगर में मृतक बच्ची के घर के बाहर हल्ला मचाता रहा। उसे परिवार ने शांत करने का प्रयास किया। पिता की शिकायत थी कि उसे बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा। मेयर ने इस बदसलूकी के दौरान गुस्से में आकर बच्ची के पिता को तमाचा भी जड़ दिया और पुलिस को मौके पर बुला लिया। हंगामा इस बात का हुआ, बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, और मुझे बहुत दुख है कि जिस बच्ची के जन्म से पहले उसका पिता उसको छोड़ गया था, जन्म से लेके उसने अभी तक बच्ची की शक्ल नहीं देखी, और आज वो इतनी ड्रंकर्ड कंडीशन में और पता नहीं कौन सा नशा खाया हुए उस औरत के ऊपर झपट रहा, उसके रिश्तेदारों पर झपट रहा, पूरे मोहल्ले को खा गया, किसी माँ बहन की गालियाँ निकाल रहा, औरतों को, मोहल्ले वाली को ही। और उसके बाद जब मैं पहुंची तो वो छीना झपटी कर रहा था, तब मैं बतौर मेयर मुझे लगता है कि मुझे उसको एक बताना चाहिए कि चंडीगढ़ के मेयर ऐसा नहीं है कि औरतों के साथ धक्का हो और वो चुप रहे। गौरतलब है कि 25 मार्च को स्ट्रे डॉग ने मनीमाजरा की सादिया समेत 14 बच्चों पर हमला किया था, जिसके बाद सादिया की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि अन्य का इलाज चल रहा है। मेयर ने निगम के डॉक्टर MS कंबोज को डायरेक्शन दी है कि मनीमाजरा में डॉग बाइट के शिकार सभी से मिले और सुनिश्चित करें कि अभी डॉग बाइट को एंटी रेबीज की पूरी डोज मिल गई हो। चंडीगढ़ से कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। गुरु नानक की जिंदगी पर आधारित निर्माता हरिंदर सिक्का की फिल्म नानक शाह फकीर की स्क्रीनिंग पर अब चंडीगढ़ प्रशासन ने भी 2 महीने की रोक लगा दी है। आपको बता दें कि यह फिल्म पहले पंजाब में बैन की गई थी और अब इसे चंडीगढ़ में भी बैन कर दिया गया है। हिंदी समाचारों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।